ईरान और अमेरिका के बीच अभी समझौते पर दस्तखत नहीं हो पाए हैं। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जल्द ही डील पर साइन किए जा सकते हैं, सहमति बन सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हकीकत में नहीं हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो ओबामा वाली गलती नहीं करने वाले हैं। 2015 में जैसे ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था, वैसा वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो समझौता एक आपदा की तरह था और इससे ईरान को परमाणु बम बनाने का मौका भी मिल गया, ऐसा ट्रंप का कहना है। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच 5 बड़े अपडेट्स पर बात करें तो पहला अपडेट तो यही है कि अमेरिका ईरान में समझौते पर दस्तखत नहीं हो पाया है। दूसरा यह है कि ओमान के जरिए ईरान ने अमेरिका को अपना संदेश भिजवाया है और कहा गया है कि ईरान झुकेगा नहीं, उसकी शर्तें भी मानी जानी चाहिए। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा ईरान में, ऐसा ईरान के राष्ट्रपति ने बयान दिया है। यानी जो नए सर्वोच्च नेता है मुस्तफा खामनेई, वही तय करेंगे कि क्या फैसला लिया जाएगा, कैसा समझौता होगा। चौथे बड़े अपडेट की बात करें तो अमेरिका ईरान के बीच जो समझौता हो सकता है उसे लेकर इजराइल काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। नेतन्याहू की टीम के लोगों को लगता है कि अगर ऐसा कोई समझौता हो जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए ईरान को ऐसा लग सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए वो हमेशा दबाव बना सकता है, उसे वो हथियार बनाने की कोशिश आगे भी करेगा। इसलिए इजराइल के नेता कई सारे नहीं चाहते कि समझौता हो। और पांचवा बड़ा अपडेट नेतन्याहू को लेकर ही है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल का जो विदेश मंत्रालय है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो अभी भी जंग जारी रखने का पक्षधर बताया जा रहा है। वो चाहता है कि युद्ध अभी भी चलता रहे। तो इन्हीं सारी अपडेट्स पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में एक बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप तर्कश में लगातार इन्हें देखते आ रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडियो से ही हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अभय, जो विदेश मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं। सबसे पहले देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, अभी आपके पास क्या अपडेट है, कब तक समझौता हो सकता है और इस समझौते में कौन से बड़े बिंदु हो सकते हैं आपके हिसाब से? हाँ, देखिए, जिस तरह से छन छन के खबरें आ रही हैं, फिलहाल अमेरिका पेशकश करता है और ईरान उसको हाँ या ना करता है, तो लग रहा है कि शायद ईरान का थोड़ा सा अपर हैंड है बातचीत में। तो ईरान बार बार ये कह रहा है कि सबसे पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि परमाणु मुद्दे पे क्या करना है। तो कुल मिला के बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, शायद अगले 7 दिन में या 15 दिन में खुल जाए। फिर बातचीत आगे चलेगी, जैसे ईरान कह रहा है, उसके बाद ही बातचीत होगी परमाणु मुद्दे पे। तो परमाणु मुद्दे पे बात कब होगी, चलेगा अगले 1 महीने या 2 महीने का टाइम लाइन है परमाणु मुद्दे पे बात करने की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तुरंत अमेरिका को डिक्लेयर करना पड़ेगा, चाहिए कि वह 60 दिन के लिए युद्ध विराम तो कर ही रहा है, प्लस ईरान कह रहा है कि तुरंत अमेरिका डिक्लेयर करे कि युद्ध विराम जो है लंबे समय के लिए है, परपेचुअल, हमेशा हमेशा के लिए युद्ध विराम है। तो ऐसा टाइमलाइन है, तुरंत युद्ध विराम लंबे समय के लिए, आज कल या परसों के अंदर। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर विचार और एग्रीमेंट अगले 1 हफ्ते के अंदर ही, और उसके बाद न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत अगले 1 महीने 2 महीने तक। जी वैभव जी। बिल्कुल। अब है, आपको क्या लगता है, जो अभी खबर है कि ओमान के जरिए ईरान ने अपना संदेश भिजवाया है, उसमें यह भी कहा गया है कि हम ये जो विवाद है उसका हमेशा के लिए समाधान चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप अभी समझौता कर लें, 6 महीने बाद 8 महीने बाद फिर से युद्ध छेड़ दें, क्योंकि 2025 में हुआ था, फिर से युद्ध उसके बाद कुछ ही महीनों बाद हो गया। बिल्कुल, एक तरीके से ईरान के आज जो डिफेंस फोर्सेस है, उनके कमांडर्स वगैरह, उनके भी स्टेटमेंट्स आए थे। उनमें से एक यही था कि वी आर रेडी फॉर द 4th बैटल, और उन्होंने यही कहा था कि हम जो रिजोल्यूशन चाहते हैं, या फिर जिस तरीके से हम चाहते हैं कि पिछले या फिर आगे वाले 50 सालों तक के लिए एक अच्छा ठोस कोई निर्णय हो, ऐसा ना हो कि अब ये 15-20 दिन की एक सीज फायर, टेम्पररी सीज फायर, उसके बाद फिर कुछ महीनों के लिए टेम्पररी सीज फायर, और फिर 1 साल बाद फिर एक बार दोनों तीनों राष्ट्र जो है युद्ध में फिर एक बार लौट आए। सबसे बड़े स्टिकिंग पॉइंट आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बताया कि ये अब बात क्लियर कर दी गई है कि मुश्तबा खामेनी जो नए सुप्रीम लीडर है, उनका ही डिसीजन फाइनल होगा। ये किस वजह से? क्योंकि इजराइल ने अमेरिका को बार बार कहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर इनरिच यूरेनियम है,
मतलब जिसकी वजह से जिसको एक इनरिचमेंट लेवल उसका जैसे बढ़ेगा उसके बाद ही आप न्यूक्लियर आर्सेनल आपका बना सकते हो, उसे ईरान के बाहर भेजिए। ये इजराइल की बहुत बड़ी डिमांड है। और इजरायली जो लॉबी है अमेरिका की, वो ट्रंप के ऊपर ये दबाव बढ़ाए जा रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का एक समझौता ईरान के साथ करना है तो सबसे पहले जो इनरिच यूरेनियम है ईरान के अंदर, उसे आपको देश से बाहर निकालना होगा। लेकिन तभी एंट्री होती है मुश्तबा की। मुश्तबा ने ये क्लियर कर दिया है, मुश्तबा खामेनी ने क्लियर कर दिया है कि ईरान का इनरिच यूरेनियम ईरान में ही रहेगा, वो यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। क्योंकि बीच में रशिया ने ऑफर किया था कि वी कैन टेक पार्ट इन सेटलमेंट, कि भाई किस तरीके से इस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सकता है। कोई और देश थे, उन्होंने भी इसमें अपनी राय दी थी। लेकिन ये बहुत बड़ा एक तरीके से स्टेटमेंट हो सकता है और आ चुका है कि अगर मुज्तबा खामेनी का डिसीजन फाइनल है, इसका मतलब जो निगोशिएटिंग बॉडी है वो पूरी तरीके से सुप्रीम लीडर के कहने के हिसाब से ही सामने बातें रखेगी। और सेकंड पॉइंट जो सर ने भी आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपने एक बहुत सही बात की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास एक ऐसी प्रेशर टैक्टिक्स रहे कि वो अपने टर्म्स डिक्टेट करते रहे। आज भी अगर इजराइल अमेरिका ईरान के साथ टॉक्स में इंगेज कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा यही रीजन है कि ऑयल प्राइसेस जो सोर हुए हैं पूरे देश में और पूरी दुनिया में, जिस तरीके के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कई सारे फैक्टर्स है, लेकिन उसमें से प्राइमरी फैक्टर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। तो ये दो सबसे बड़े स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। इसके बाद कुछ और भी स्टिकिंग पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं सर से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सर, इसमें सबसे पहले तो ठीक है, हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको सबसे पहले स्टार्ट करना ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यूएस साइड का। लेकिन इसमें जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, और क्योंकि इजराइल की तरफ से अब लेबनान में अपनी वॉर को ज़्यादा पुश किया जा रहा है, लेबनान में डायरेक्ट ड्रोन वॉरफेयर हम देख रहे हैं, तो वो लेबनान भी कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है, और क्या लेबनान भी एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से ये युद्ध विराम एक कॉन्स्टिट्यूट होकर पूरा एकदम फर्म तरीके से सामने नहीं आ पा रहा है? जी हाँ, अब इसमें कोई शक नहीं है कि लेबनान और ईरान के संबंध जो हैं हमेशा कभी मधुर कभी थोड़ा तीखे रहते हैं। ये भी समझना पड़ेगा कि लेबनान की जो सरकार है, बेरूत की जो सरकार है, वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करती है। राइट। लेबनान की सरकार अलग है, वो हिजबुल्लाह से बहुत परेशान है, और हिजबुल्लाह एकदम अलग गुट है, और वो लेबनान की सरकार की बात नहीं सुनते हैं। अब अमेरिका ने जो 2 बार सीजफायर करवाया इजराइल के बीच में और लेबनान के बीच में, वो अभी भी कायम है। अमेरिका के हिसाब से ऑन पेपर अभी कम से कम कागजों पर लेबनान और इजराइल के बीच में सीजफायर कायम है अमेरिका के आशीर्वाद से। इजराइल क्या करता है, इजराइल सिर्फ ये दावा करता है कि हिजबुल्लाह जो है, जो सीजफायर की शर्तें हैं उसमें छोटी सी शर्त और छोटी छोटी लाइनों में लिखा हुआ है, फाइन प्रिंट, कि अगर जरूरत पड़ी और इजराइल को हिजबुल्लाह से खतरा हुआ तो वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो होता क्या है कि जैसे लिटानी रिवर है, इजराइल की फौज तो लेबनान में घुस गई है, लिटानी रिवर तक भी नहीं गई है उत्तर में, तो वहां पर हिजबुल्लाह अगर अपनी कोई गाड़ी भी चलाता है, या हिजबुल्लाह के 2 कमांडर एक बिल्डिंग से निकल के दूसरे बिल्डिंग में जा रहे होते हैं, तो इजराइल की इंटेलिजेंस कहती है खतरा खतरा, और तुरंत इजराइल जाकर वहां पर हमला कर देता है। उन 2 गाड़ियों को तो नेस्तनाबूद करता ही है, उन 2 कमांडर्स को तो मार ही डालता है। आसपास के 4-6 दूसरी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 6 मंजिला 8 मंजिला, उनको भी ध्वस्त कर देता है इजराइल। तो इजराइल कहता है वो ये सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। अब इसकी परिभाषा सेल्फ डिफेंस की जो है बहुत ही अद्भुत है। अगर आप देखें पुरानी बातें अगर छोड़ते, रिसेंट पास में पिछले 2 महीने में 1 महीने में हिजबुल्लाह ने कोई जमीनी हमला नहीं किया है। हिजबुल्लाह की जो इन्फेंट्री है, हिजबुल्लाह के पास, मोसाद कहता था कि हिजबुल्लाह के पास 30,000 लड़ाके, ये लड़ाके हाथ में AK-47 लेके इजराइल तो नहीं घुसे 1 मार्च के बाद। और इसी तरह से हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स हैं, देखिए असल में हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे मिसाइल हैं। ये दिवाली में हम चांदनी चौक से 100 रुपए वाला रॉकेट लाते हैं ना, वो ही रॉकेट, एग्जैक्टली सेम रॉकेट जो हम दिवाली में छोड़ते हैं, 100 रुपया 200 रुपया वाला रॉकेट, वो रॉकेट है हिजबुल्लाह के पास।
उनकी जब छोड़ते हैं पाइप के अंदर मसाला भरा होता है, छोड़ते हैं तो अनगाइडेड है, कहीं पे भी चले जाते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। दूसरी चीज है उनकी रेंज बहुत कम होती है। ये हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स हैं इनकी रेंज कोई 5 किलोमीटर होती है, कोई 10 किलोमीटर होती है, वो 20 हो गए हैं हिजबुल्लाह के पास, अब है नहीं। और तीसरी बात अब भाई ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स हैं इनके वॉरहेड बहुत छोटे होते हैं। इजराइल जो बॉम्ब गिरा रहा है वो 500-500 किलो के होते हैं, 1000-1000 किलो के होते हैं। तो आपने देखा होगा पूरा 6 मंजिली बिल्डिंग जो है एकदम धराशायी होके गिर गई। जबकि हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स हैं उनसे पिछले 2 महीने में आप पता कर लीजिए इजराइल में कितना नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि उनके वॉरहेड जो धमाका करता है ना, पटाखा, सामने जो वॉरहेड है वो किसी में 1 किलो का होता है, किसी में 5 किलो का होता है। तो जब वो इजराइल में यहाँ कहीं किबुत्स में उनके गांव को आसपास गिर जाता है तो क्या होता है, 2 घरों के शीशे चटक जाते हैं, 2 पार्क कारगों को आग लग जाती है। बस पिछले 2 महीने में 2 भी इजराइल नागरिक नहीं मारे गए। पिछले 2 महीने में 2 भी इजराइल के घर हिजबुल्लाह के रॉकेट से धराशायी नहीं हुए। हिजबुल्लाह के रॉकेट बहुत छोटे छोटे होते हैं, खेत में गिर जाते हैं, खलिहान में गिर जाते हैं, सड़क के ऊपर गिर जाते हैं। अगर किसी बिल्डिंग को हिट करते हैं तो महज उसका एक शीशा चटकता है। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये आंकड़े बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ लेबनान और वहाँ का जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो बार बार ये दावा तो करता है कि हमने एक तरीके से रेजिस्टेंस, जो खुद को बोलता है कि वहाँ पे लेबनीज रेजिस्टेंस को वो लीड करता है, तो उन्होंने रॉकेट के हमले किए लेकिन उसका डैमेज नहीं होता। दूसरी तरफ ये आंकड़ा लेबनीज हेल्थ मिनिस्ट्री इमरजेंसी ऑपरेशंस के हिसाब से जारी किया गया है। अब तक लगभग 3000 से ज़्यादा लेबनीज नेशनल्स की डेथ हो चुकी है इजरायली स्ट्राइक्स और सारी वजह से। तो एक जगह पे, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आज ही का ये बयान है इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच का। उन्होंने कहा है कि इजरायली गवर्नमेंट को फिर एक बार बेरूत स्ट्राइक्स रिज्यूम करने चाहिए क्योंकि ये ड्रोन हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से एक तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि पूरी फुल फोर्स मिलिट्री, और दूसरी तरफ जो खुद को रेजिस्टेंस कहलाता है ऐसा ग्रुप, बस वो दावा करता है कि हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, अगर हम इजराइल को लेकर ही बात करें तो उसके 2 मकसद थे। हमास वाला मकसद तो उसका लगभग पूरा ही हो चुका होगा, आप जानकारी दीजिएगा आगे की। एक तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, जिसको लेकर उसने अमेरिका के साथ हमला किया था। दूसरा, उसका लेबनान में भी, जैसा आप बता रहे हैं, वहां भी कई सारे लक्ष्य थे, उनकी पूर्ति करनी थी। आपको क्या लगता है, ईरान वाले मसले पर क्या अमेरिका इजराइल की सहमति के बिना, नेतन्याहू की ना चाहते हुए भी समझौता कर सकता है? हाँ वैभव, देखो, अमेरिका क्या ईरान के विरुद्ध जाकर वैभव देखो, क्या अमेरिका इजराइल के विरुद्ध जाकर ईरान के साथ समझौता कर सकता है? हाँ। जो मदद अमेरिका इजराइल को देता है, 2 तरह की मदद होती है। एक तो अमेरिका हर साल इजराइल को करीबन $3.5 बिलियन का डायरेक्ट एड देता है, शस्त्र देता है फ्री में। और दूसरा जो अमेरिका हेल्प करता था इजराइल को अभी तक, कि $500 मिलियन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल अमेरिका इजराइल को देता था, 500 मिलियन का फ्री में, ग्रांट है। मतलब इजराइल को ये 3.5 जमा में ये 500 मिलियन, यानी $4 बिलियन के जो हथियार मिलते थे हर साल, ये इजराइल को वापस नहीं करने होते। तो अमेरिका क्या नेतन्याहू को नाराज करेगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो नेतन्याहू के नाराज होने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अमेरिका कभी भी ईरान के सामने इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा। अमेरिका इजराइल के 7 खून माफ कर देगा, नेतन्याहू के 10 खून माफ कर देगा, लेकिन अमेरिका हमेशा इजराइल को प्रोटेक्शन देगा। मैं थोड़ा सा फर्क बता देता हूं, ये प्रोटेक्शन और उसमें क्या फर्क है। देखिए, जैसे हमास के ऊपर 100 बॉम्ब अगर नेतन्याहू गिराते थे हर रोज, तो उससे असल में वो गिराते थे, आक्रामक रुख है, इजराइल के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं था।
तो जैसे अब इजराइल जो है हर युद्ध 40 दिन के युद्ध के दौरान ईरान के ऊपर इजराइल की एयरफोर्स हर रोज 300 सॉर्टीज कर रही है। तो एक सॉर्टी का मतलब है एक जहाज गया और आया। और एयरफोर्स में जब भी एक फाइटर विमान जाता है और आता है तो वो या तो 2 बॉम्ब गिराता है या 4 बॉम्ब गिराता है। मैं MiG-23 में था, हम तो 6, 8, 12 बॉम्ब गिरा सकते थे, छोटे बड़े मिलाकर। तो ये हो गया आक्रामक, यानी अमेरिका इजराइल को मदद करता था सैकड़ों हजारों बॉम्ब देकर। इजराइल के आक्रामक रुख को अमेरिका सपोर्ट करता था। अब अमेरिका अगर नाराज भी हो जाए, वो ठीक है, इजराइल को 100 बॉम्ब नहीं देंगे, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी 20, 30, 40 बॉम्ब चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इजराइल के जो भी 100, 200, 400 इंटरसेप्टर मिसाइल चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम्स के, वो तो देगा। जी बिल्कुल देवनाथ सर, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और है, अभी आप कितना सुरक्षित पा रहे हैं इजराइल को? पिछले 4-5 साल तो उसके लिए बहुत मुश्किल वाले रहे। हमास का हमला होता है, उसके बाद फिर उसे कई जगहों पर युद्ध लड़ना पड़ता है। 2025 में भी ईरान से छोटा युद्ध हुआ था, इसके बाद इस साल भी हुआ है, वो लेबनान में भी लड़ रहा है। अभी आपको क्या लगता है, क्या वो अभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ता रहेगा या आपको दीर्घकालिक कोई लंबे वक्त की शांति दिख रही है वहां पर, उस पूरे क्षेत्र में? हाँ, देखिए, इजराइल एक बहुत फिल्मी डायलॉग सारे जगह पे गया हुआ है। वेस्टर्न मीडिया ने प्लांट किया है और भारत के मीडिया ने उसको लपक लिया है। वो है कि इजराइल के अस्तित्व को खतरा है। लेकिन ये एक भावनात्मक बयान है, पॉलिटिकल बयान है। मैं एयरफोर्स में था, 34 साल था, फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाया। मैं आपको शर्त लगा के बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि 1947 से लेके आज तक ईरान से इजराइल के अस्तित्व को कभी खतरा नहीं पड़ा। 1967 में जंग किया, किसने हमला किया था? जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, लेबनान। 6 डे वॉर की बात कर रहा हूं। राइट। 1973 में युद्ध हुआ, यॉम किपुर वॉर। किसने इजराइल के ऊपर हमला किया? यही लेबनान, जॉर्डन, मिस्र। ईरान ने कभी नहीं हमला किया। तो इजराइल के अस्तित्व को ईरान से कभी कोई खतरा नहीं था। अब लोग मिलिट्री तौर पे देख रहे, देखिए, मिलिट्री तौर पर स्पीकिंग, हमास कभी भी बहुत बड़ा मिलिट्री शक्ति नहीं था। ये जो आकलन देते हैं वेस्टर्न मीडिया वाले कि हमास बहुत ही भयंकर मिलिट्री पावरफुल आतंकवादी संगठन है, ठीक है, हमास के पास अपने 40,000 वॉलंटियर हैं। हमारे यहाँ नक्सल बेल्ट में तो 40,000 नक्सलाइट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमास के हाथ में AK-47 थे, हमारे यहाँ नक्सल बेल्ट में भी सबके पास SLR और चाइनीज मेल्ड वेपन्स हैं। तो इससे इजराइल के अस्तित्व को हमास से कभी कोई खतरा नहीं था। हाँ, हमास ने जो हमला किया 7 अक्टूबर 2023 को, वो गलत था। उन्होंने 1200 इजरायलीज को मार डाला, वो भी गलत था। लेकिन इजराइल के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं था। लेकिन सर, मैं बस एक ही सवाल यहाँ पर एक आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये तो कह रहे हैं कि ईरान से इजराइल के अस्तित्व को खतरा नहीं था, डायरेक्ट ईरान ने कभी भी कोई जंग इजराइल के खिलाफ नहीं छेड़ी, लेकिन वही जो एक तरीके से वहां से काउंटर आ सकता है कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, हुतीज हो गए, या फिर जब सीरिया में असाद की गवर्नमेंट थी, तो जो भी एंटी इजराइल फोर्सेस थी, तो उनको बैकडोर से बैकिंग ईरान करते आया था, और उन्होंने उनको और ज़्यादा इम्बोल्डन किया और ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग बनाया, उन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया जिस हमास को हमें ये भी हिस्ट्री पता है कि हमास के ओरिजिन और उसमें एक तरीके से इजरायली क्या इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन वो हमास जो ये कहता है कि हमें 2 स्टेट मंजूर नहीं, तो एक तरीके से ये तो कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर तो ईरान ने छेड़ ही दिया था इजराइल के खिलाफ। हाँ, ये सही बात है। देखिए, पहले हूती को ले लेते हैं, सबसे आसान मुद्दा है। हूती को जब ईरान ने खड़ा किया था यमन में, सना के आसपास, तब हूती का जो ध्येय था वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया था।
क्योंकि यमन में सऊदी अरेबिया सुन्नी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा था। राइट। ईरान ने हुती को खड़ा किया यमन के अंदर, सऊदी को काउंटर करने के लिए शिया मिलिशियाज बनाकर, जिसका नाम हम कहते हैं हुती। अगर आप 1979 से लेकर आज तक, मैं बात कर रहा हूं 2023 7 अक्टूबर 2023 के पहले क्या कभी भी हुती ने हमला किया इजराइल पर? नहीं, कभी नहीं किया। राइट। आप वॉर डॉक्यूमेंट लेके बैठ जाइए, गूगल लेके बैठ जाइए, इजराइल के सारे अखबार लेकर बैठ जाइए, अक्टूबर 2023 के पहले कभी भी हुती ने इजराइल पर हमला नहीं किया। वो उनका रोल नहीं था। ईरान ने हुती को एज ए एंटी इजराइल फोर्स रेज नहीं किया। दूसरी बात, आप अक्टूबर 2023 में भी देख लीजिए, अक्टूबर में हुआ बहुत गलत हुआ। 7 अक्टूबर 2023 में जो हुआ बहुत गलत हुआ नैतिकता की दृष्टि से। हुती ने क्या 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को हमला किया इजराइल के ऊपर? नहीं किया। ये एक बहुत अद्भुत चीज मिलिट्री हिस्टोरियंस को बाद में जानबूझकर मतलब देवनाथ सर, अगर हम मोटा माटी समझें तो असल में खतरा थोड़ा कम है, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ऐसा आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? एग्जिस्टेंशियल नहीं है, जो एक वर्ड सर ने बोला, जिस तरीके से एक डायलॉग पकड़ा था। हाँ, देखिए, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बता देता हूँ जी। हमें हुती से उतना ही, इजराइल को हुती से उतना ही खतरा है जितना कि भारत के अंदर ये छुटकू फुटकू चलते रहते हैं ना। नागालैंड में कुछ हो रहा है, मिजोरम में कुछ हो रहा है, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वहां एक फटाक, अभी नक्सलबारी मूवमेंट, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, अमित शाह जी ने बहुत सक्सेसफुली कर्व किया, या पंजाब में थोड़ा बहुत आतंकवादी संगठन था, खालिस्तान, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, मैं भी पंजाब में पोस्ट था पीरियड, या अभी JNK में बीच बीच में थोड़े धमाके हो जाते हैं। तो आप कोई बोले कि भाई इनसे भारत को एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व को खतरा हो गया, मैं हमास की बात कर देता हूँ आपको। देखिए, PLO था, जो भी संगठन था, यासर अराफत थे, राइट। हम तो उनको राष्ट्रपति मानते थे, यहाँ आते थे, हम उनको एयरपोर्ट में 32 तोपों की सलामी देते थे, 26 जनवरी की परेड में बिठाया करते थे नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट। अब वही बाद में जब ये फतह अल फतह बन गई, फिर हमास को खड़ा किया गया मोसाद द्वारा, क्यों? फतह अल फतह को कंट्रोल करने के लिए। और फिर देखिए, हमास के पास क्या कभी टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां थी? नहीं। हमास के पास क्या थी? इस तरह की मिसाइलें थी जो कि 200 किलोमीटर जाएं, जो कि गाइडेड मिसाइलें हों और जिनमें वॉरहेड बड़े बड़े हों। एक मिसाइल का वॉरहेड बड़ा वाला 50 किलो का, 100 किलो का वॉरहेड की बात, हाई एक्सप्लोसिव कभी नहीं था। हमास ठीक है, आतंकवादी संगठन वो कहते हैं, अरब कंट्री कहते हैं कि लड़ाके हैं, कुछ कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं आजादी के सूत्रधार हैं, डिपेंड करता है कि परिप्रेक्ष्य क्या है। लेकिन बतौर मिलिट्री पर्सन हमास कभी भी इजराइल के ठीक है, इरिटेशन है, आज जम्मू में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कल दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, बिल्कुल बिल्कुल कानपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। देवनाथ सर, जी आपकी बात सर समझ चुके हैं। एक सवाल सर इसी में और उठता है कि अभी ईरान की हालात, वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, अर्थव्यवस्था डामाडोल स्थिति है वहाँ की, और मुस्तफा खामनेई कहाँ पर हैं इसकी भी कोई खोज खबर नहीं है, सुरक्षित ठिकाने पर ही होंगे कहीं पर वो। देश में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, खासकर नेताओं की बहुत सारी मौत हो चुकी है। तो अभी ईरान क्या अभी या आने वाले 2-4-10 सालों में फिर से वैसी स्थिति में कभी वो आ सकता है, या आने की कोशिश करेगा कि वो फिर से हमास को, हिजबुल्लाह को खड़ा करने की कोशिश करे, फिर से वो पैसा देने की कोशिश करे, या ये जो समझौता होने वाला है उस समझौते में ये भी होगा कि जो बात बार बार कही जा रही है कि आप इनसे पूरी तरह नाता तोड़ लेंगे? आपको इन तीनों जो संगठन हैं उनका भविष्य कैसा लग रहा है, और उनके और ईरान के रिश्तों का भविष्य कैसा लग रहा है? हाँ वैभव जी, देखिए, फंडिंग की बात हो रही थी, सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, हमास की मैक्सिमम फंडिंग कौन कर रहा था? कतार।
राइट, ये यूएस आला है। ये पश्चिमी मीडिया उसको दरकिनार कर जाती है। अगर आप बिलियंस में या मिलियंस में काउंट करें तो मैक्सिमम मिलियंस या बिलियंस हमास को पिछले 10 साल में किसने दिया? कतार ने दिया। ये देखिए, एक होता है ना कि न्यूट्रल मिलिट्री ऑब्जर्वर के हिसाब से देखना है। दूसरी, क्या हमास खत्म हो गया? मिलिट्री तौर पे खत्म हो गया, लेकिन वैभव जी, क्योंकि मैं इजराइल का 9 दिन स्पेंड कर चुका हूं, मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताऊंगा हमास के बारे में, गजा के बारे में। ये लोग जो सोचते हैं, क्योंकि देखिए जब हम मिलिट्री में पढ़ते हैं ना, हम दुश्मन की, खासतौर से गुरिल्ला मूवमेंट की सोशल मूवमेंट को मानते हैं। हम कभी नहीं मानते कि एक गुरिल्ला मूवमेंट जो वो आतंकवादी संगठन है। आप मिलिट्री में जाइए, हम मिलिट्री में कभी भी दुश्मन के लिए आतंकवादी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते, हम उनको मानते हैं गुरिल्ला है। और आप हमास के यहाँ जाएंगे तो उनका सोशल ताना बाना पूरी तरह से गजा के अंदर है। गजा की पॉपुलेशन कितनी है? 20 लाख। वहां अरब लोग कितने हैं? 20 लाख। यानी एक परिवार में मोटा मोटी रफ कैलकुलेशन अगर हम मान लें तो 10 लोग होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, बेटा, ग्रोन अप बेटा जो बॉम्ब फेंकने की आदत एज उसने प्राप्ति कर ली है, 14 साल का बेटा, 16 साल का बेटा, तो एक परिवार में 10 लोग होते हैं। तो अगर गजा की पॉपुलेशन 20 लाख है तो कितने परिवार हुए? 2 लाख। आप हैरान हो जाएंगे कि मोसाद कहता है, CIA कहता है, शिनबेट कहता है कि 40,000 हमास है। उसका मतलब क्या है? हर घर में एक हमास का लड़ाका है। इसी घर में पिताजी हमास का लड़ाके हैं, अगले वाले घर में बेटा हमास का लड़ाका है, वो गली के उस तरफ वो जो घर है उसमें उसका हस्बैंड हमास का लड़का है। तो हर घर में एक हमास का लड़का है। हमास एक वहां सोशल ताना बाना का हिस्सा है। तो ये जब इजराइल दावा करता है कि हमास को खत्म कर दिया, हाँ ठीक है, हमास के हथियार खत्म हो गए, टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दी, उनका कंट्रोल सिस्टम खत्म कर दिया, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन हम में से जो नक्सलाइट एंटी नक्सल मूवमेंट कर चुके हैं, मैं तो एयरफोर्स में था, मौका नहीं मिला, जो कर चुके, वो समाज का हिस्सा है, कभी नहीं खत्म होगा। दूसरे नाम से, दूसरी जगह की फंडिंग से 10 साल 20 साल के बाद फिर खड़ा होगा। बिल्कुल। देवनाथ सर, अभय का कोई सवाल है आपसे? जी सर, मैं तो बिल्कुल ये आई टोटली एग्री विथ यू कि एक तरीके से कोई भी मूवमेंट या फिर कोई भी रेजिस्टेंस जिसको लोग भी कहते हैं, जब तक वो वहाँ के सोशल इश्यूज को आप नहीं टैकल करते तब तक वहाँ का जो मिलिटरली जो भी लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं या फिर जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशंस है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती। इसके बाद सर मैं आपका ध्यान इस मुद्दे पे लाना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि नेतन्याहू और ट्रंप का एक कॉल हुआ था, काफ़ी हीटेड कॉल था। उस कॉल में लिटरली दोनों लड़ पड़े थे। वहां पर एक यूएस सोर्स ने, टॉप यूएस सोर्स ने यह कहा था कि नेतन्याहू's हेयर वाज ऑन फायर। एक तरीके से ये दोनों नेता जो अलायंस है, यूएस का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड एलाय या फिर बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहकर भी उसको मिडिल ईस्ट में बोला जाता है, लेकिन ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे कौन से मुद्दे होंगे? या फिर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ यूएस को भी जल्दी है, ट्रंप को जल्दी है वॉर खत्म करने की, ईरान खुद के मुद्दों पर, खुद की कंडीशंस पर वॉर खत्म करना चाहता है, यहां पर सिर्फ इजराइल ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको ये युद्ध जारी रखना है। तो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में क्या आपको लगता है सब कुछ ठीक होगा? और अगर नहीं भी होगा, आपने इसका पहले जवाब दे दिया है कि यूएस बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि यूएस इजराइल को नहीं दुखा सकता, लेकिन ऐसे कॉल्स इन बिटवीन टॉक्स ये क्या बताते हैं? देखिए अभय, जो हम में से कूटनीति राजनीति में डील कर चुके हैं, दो शीर्ष नेताओं के बीच में आपस में हॉट टॉक्स तो नहीं, लेकिन अपनी बात को कठोर तरीके से रखना बहुत आम बात है। इसमें कोई दूसरी बात है, ये जो कह रहे हैं क्या किसी पश्चिमी मीडिया ने ये ऑडियो सुना है? नहीं, ये तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है, ये तो किसी ने। बाकी जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो धमकाते हैं,
फिर पुचकारते हैं। जेलेंस्की को उन्होंने व्हाइट हाउस बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप की मैं प्रवृत्ति बता रहा हूं। देखिए, हम मिलिट्री में हमेशा दुश्मन के सेनापति, दुश्मन के जो राष्ट्राध्यक्ष है या राजा है, उसकी मनोवृत्ति को टटोलते हैं। मिलिट्री इसी तरह से, लोग सोचते हैं कि मिलिट्री के अफसर हमेशा बस टैंक तो और मार दूंगा, खून पी लूंगा, ऐसा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को 2 साल पहले बुलाया वॉशिंगटन में, दुनिया भर की प्रेस मीडिया को सामने खड़ा किया। प्रेस के सामने ही उन्होंने जेलेंस्की को पूरी तरह से डांट दिया। मैंने ये बुरी वाला एडजेक्टिव जानबूझ के लगाया, रिकॉर्ड में है। राइट। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने यूक्रेन को, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को भूल गए या जेलेंस्की को चेंज कर दिया। नहीं, अभी भी कीव के प्रति और जेलेंस्की के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की उतनी ही कमिटमेंट है। तो नेतन्याहू, बाय द वे, नेतन्याहू क्यों गुस्सा, नेतन्याहू नहीं, गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप नहीं हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ नेतन्याहू को ये बोल रहे थे कि भाई, अमेरिका की इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन है कि युद्ध को रोकूं और मैं मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारी की तरफ ध्यान दूं। अभी इस युद्ध के चलते डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेग्सेथ और क्या क्या है ना, ये मार्को रूबियो, इनका ध्यान मिड टर्म इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा है। तो वो स्ट्रेटेजिक है। बाय द वे, अगर मिड टर्म इलेक्शन में ज्यादा सेनेटर सिलेक्ट हो गए डेमोक्रेट्स की और मिड टर्म इलेक्शन में ज्यादा सेनेटर्स हार गए रिपब्लिकन्स के, ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट है। नहीं, इसका इफेक्ट 2029 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होगा, जिसमें जेडी वांस हार जाएंगे। उनका प्रेसिडेंट हमारे जैसा ही सिस्टम है कि हर एमपी एमएलए कुछ पॉइंट देता है। तो अगर प्रेजेंटली में बहुत ही वेफर थिन मार्जिन है, उनके सेनेट में 5-6 सीटें ज्यादा हैं, कांग्रेस में कोई 7-8 सीटें ज्यादा हैं रिपब्लिकन्स की। तो 2029 में जेडी वांस की लुटिया तो डूबी नजर आ रही है। और अगर ज्यादा रिपब्लिकन्स हार जाते हैं, ज्यादा डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं, तो जो अगला प्रेसिडेंट है उसका डेमोक्रेट पार्टी से बनना तय है। ये सब वो समझा रहे थे, जैसे मैं बता रहा हूं, वो नेतन्याहू को समझा रहे। नेतन्याहू के पास 3 अलाप कर रहे थे लगातार। एक, और बॉम्ब्स दे दो और मिसाइलें दे दो, और बॉम्ब्स दे दो और मिसाइलें दे दो। दूसरा, और ग्रांट दो। ये $3.5 बिलियन का जो ग्रांट है, ये तो पता नहीं कब स्वाहा हो गया 40 दिन के युद्ध के वजह से। तो नेतन्याहू और हथियार मांग रहे थे। और जो 500 मिलियन का जो एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल, बाय द वे, ये जो हम आयरन डोम का इतना नाम लेते हैं ना, इजराइल, लोग सोचते हैं ये इजराइल ने बनाया। नहीं, उसका इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो अमेरिका से आता है, रेडियन नाम की कंपनी बनाती है। राइट। तो वो $500 मिलियन तो इंटरसेप्टर कब सुहा हो गए 40 दिन के युद्ध में। तो डोनाल्ड ट्रंप को दबाव डाल रहे थे नेतन्याहू बार बार कि मुझे इंटरसेप्टर मिसाइलें और चाहिए, ग्रांट दो। अच्छा, जाते जाते मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं, इजराइल ये सब हथियार अमेरिका से नहीं खरीदता है। ना इजराइल की जीडीपी, ना इजराइल का डिफेंस बजट इस चीज को सपोर्ट करता है कि वो इतनी बड़ी तादाद में बॉम्ब्स, मिसाइल्स, F-35, थर्ड पेट्रियट अमेरिका से खरीदे। मिलिट्री एड सारे जो हैं अंडर ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल सिस्टम के तहत अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अमेरिका के पेंटागन के कहने पर, स्टेट डिपार्टमेंट के कहने पे इजराइल को दे देती है। और फिर इजराइल इनका भुगतान अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल आस्ते आस्ते दूसरे तरीके से करता है। तो इसलिए दोनों में झड़प हो गई। नेतन्याहू और मांग रहे थे क्यों, ईरान पर गिराने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ठहर यार, रुक जा, पानी पी। जी हाँ बिल्कुल। देवनाथ सर, आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। अभी इस वक्त दुनिया में बहुत सारे नेताओं के, बहुत सारे देशों के दौरे हो रहे हैं। ट्रंप एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर चीन का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना के प्रमुख चाइना के दौरे पर गए हैं। पुतिन का भी चीन का दौरा हो चुका है। इन दौरों को आप कैसे देख रहे हैं?
इनमें ईरान को लेकर बात तो होती ही होगी, और क्या आपको लगता है कि वैश्विक स्तर पर कुछ पक रहा है जो आम जनता की जानकारी में नहीं है, आम लोगों की जानकारी में? हाँ, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप चीन में गए थे तो आकलन ये था कि शायद ईरान भी एक मुद्दा होगा, लेकिन फाइनली अगर आप देखें तो शी जिनपिंग ने ईरान को ठंडे बस्ते में डाल दिया, शेडर में ही डाल दिया पूरे ईरान वाला डिस्कशन। तो कोई बड़ा भयंकर कुछ आया नहीं शी जिनपिंग की तरफ से। ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जानती है कि ईरान एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, और पोलिट ब्यूरो में शी जिनपिंग डिस्कस करके पहले ही तय कर चुके थे कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे क्या बोलेंगे। पोलिट ब्यूरो में उनके 5-6 दोस्त हैं, 7-8 दोस्त हैं, सबकी उम्र 70 साल 80 साल हो चुकी है। शी जिनपिंग को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, बोलेंगे ईरान पर दबाव डालो, ईरान पर दबाव डालो, ईरान पर दबाव डालो। और पोलिट ब्यूरो ने पहले ही बता दिया था शी जिनपिंग को कि ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई है, कोई दबाव नहीं डालना है, ईरान को करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा ईरान कर रहा है उसको सपोर्ट करते रहो। तो मामला ही ठंडे बस्ते में चला गया। अब पुतिन गए थे शी जिनपिंग के पास, जाहिर बात है ईरान डिस्कस हुआ होगा, ज्यादा डिटेल्स आई नहीं है। जाहिर बात है दोनों ही देश ईरान को समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री समर्थन कैसे देंगे, अभी कोई वाया मीडिया नहीं है। कैस्पियन सी में अमेरिका ने अपने एजेंट्स बिछाए हुए हैं, ईरान के आसमान में यूएस एयरफोर्स का दबदबा है, अरब सागर स्ट्रेट ऑफ ओमान में यूएस नेवी का दबदबा है। तो अगर रशिया या चाइना चाहे भी कि हवाई जहाज से या पानी के जहाज से कैस्पियन सी से कहीं भेज नहीं पा रहे, वो हो गया। और अभी ठीक है, ये पाकिस्तान वाले तो इनको जब भी ईद मनानी होती है बीजिंग चले जाते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को लेकर भी एक सवाल है। शनिवार को अभय ट्रंप मुस्लिम देशों से कहते हैं, कई सारे नेताओं से बात करते हैं, कई सारे देशों के, जैसे सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, और इनके नेताओं से आप कहते हैं कि आप इजराइल से रिश्ते अपने मजबूत कीजिए। वो एक समझौता हुआ था ना अब्राहम वाला, उसमें आप हिस्सा बनिए। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान तो किसी भी तरह से इजराइल से रिश्ता रखता ही नहीं है, ना तो व्यापारिक रिश्ता रखता है, ना राजनयिक रिश्ता रखता है। तो क्या लगता है आपको, पाकिस्तान इस वक्त फंसा होगा? ट्रंप की बात मानेगा, इजराइल से दोस्ती करेगा? सर देखिए, पाकिस्तान जैसे अरब कंट्रीज ने एक एक करके इजराइल से दोस्ती कर ली। शुरुआती दौर में हम कैंप डेविड एग्रीमेंट याद कर सकते हैं 1978 में मिस्र के बीच में और इजराइल के बीच में। इस तरह से जॉर्डन के किंग ने 1995 में इजराइल के साथ लॉन्ग टर्म ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस कर ली थी। उसके बाद से जॉर्डन जो है इजराइल का बहुत ही चहेता मित्र बन गया है। इस तरह से अब्राहम अकॉर्ड भी ये छोटे मोटे देश साइन करते रहते हैं। अब्राहम अकॉर्ड क्या है ये समझना पड़ेगा। बेसिकली अमेरिका लालच देता है अरब देशों को, गल्फ के देशों को, या उत्तरी अफ्रीका में जो मुस्लिम देश हैं, कि तुम इजराइल को मान्यता दे दो, इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखो, दुश्मनी मत करो। बदले में अमेरिका तुम्हें बहुत ज्यादा बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की सहायता देगा, ग्रांट देगा। ये है अब्राहम अकॉर्ड। घूस देकर, लालच देकर अरब कंट्रीज को बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की सहायता, ग्रांट का वादा करके अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका साइन कराता है। अमेरिका में उत्तर अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं जिनकी जीडीपी महज 100 रुपए 200 रुपए है, वो तुरंत अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिए, और अमेरिका ने उन सबको, किसी को 1 मिलियन, किसी को 50 मिलियन दे दिए। अब होता क्या है, पाकिस्तान जरा अद्भुत स्थिति में है। देखिए, पाकिस्तान बेसिकली सुन्नी देश है, लेकिन पॉपुलेशन 15% शिया है। अच्छा, एक और चीज क्या, हम सोचते हैं पॉपुलेशन 15% शिया है, लेकिन बलूचिस्तान में तो शिया की पॉपुलेशन प्राय 40% है। सिंध में शिया की पॉपुलेशन करीबन 25% है। पंजाब में भी, पाकिस्तान पंजाब में शिया की पॉपुलेशन करीबन 15% है। ये जो हम बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उसमें भी बड़ी तादाद में शिया है। ये शिया पॉपुलेशन बहुत ही इंटेलेक्चुअली हाइपर एक्टिव है। इनकी वजह से पाकिस्तान जो है अभी तक रुका हुआ है और इजराइल को मान्यता नहीं दे रहा। अमेरिका ने बार बार पाकिस्तान को कहा है कि इजराइल को मान्यता दे दो, आज तक नहीं दी है। क्यों, बताता हूं।
साइकोलॉजिकल वजह से, सेंटिमेंटल रीजन की वजह से, हिंदी में कहते हैं भावनाओं की वजह से, पाकिस्तान के जो कट्टर सुन्नी हैं वो भी इजराइल को नहीं पसंद करते। ये बहुत भयंकर स्थिति है। अगर इस्लामाबाद, रावलपिंडी इजराइल को मान्यता दे देगा तो क्या होगा? आज से 2 साल पहले हम लोग याद कर सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग कोर कमांडर के घर में घुस गए थे। तो ये जो कट्टर सुन्नी है ये भी, चाहे वो शिया को ना पसंद करते हो, लेकिन ये कट्टर सुन्नी जो हैं ये भी पाकिस्तान के अंदर इजराइल को नहीं पसंद करते। ये घुस जाएंगे, कोर कमांडर, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के घर के अंदर जाएंगे, घुस जाएंगे, लूटपाट कर देंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक हेलीकॉप्टर में बैठ के अफगानिस्तान भागना पड़ेगा। भारत भी वेलकम कर देगा। जी चलिए, बातचीत के आखिरी में अभय कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? मैं बस यही जोड़ना चाहूँगा कि अभी ये जो पूरा वॉर है, तो जो कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पहले भी कहा था कि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है, ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जिसके साथ आपने पहले भी ट्राई किया है कि वॉर में अगर आपने फुल स्केल वॉर में आपने एक बार एंट्री कर ली तो यहाँ से एग्जिट सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो फिर एक बार दर्शकों को यही बता दें कि जो सबसे बड़े स्टिकिंग पॉइंट्स है या फिर जिन मुद्दों की वजह से इस वॉर का जो युद्ध विराम है वो बड़े पैमाने पर सामने नहीं आ रहा, उसमें से पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो ऑयल का बहना था वो जब शुरू होगा तब वर्ल्ड इकोनॉमी को उसकी राहत मिलेगी। और ट्रंप के ऊपर कई देशों का दबाव बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग हमारा भारत भी, कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से फिर एक बार शिप्स के कंपार्टमेंट्स आना स्टार्ट हो, शिप की यातायात फिर से स्टार्ट हो। दूसरा पॉइंट होगा न्यूक्लियर इनरिचमेंट और न्यूक्लियर इशू। इजराइल चाहता है कि, देखिए पहले तो सिर्फ न्यूक्लियर की बात थी, अब तो उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों को भी हाईलाइट किया जा रहा है, जो कि ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ईरान का इनरिच यूरेनियम किसी भी कंडीशन के हिसाब से बाहर नहीं, मतलब पुश नहीं किया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लेबनान में वॉर हो रहा है, गाजा की फ्रंट को तो इजराइल ने पूरा कॉन्कर कर ही दिया है, जीत लिया है, लेकिन लेबनान में भी एक लंबे, ईरान का ये कहना है कि लंबे पैमाने पर एक युद्ध विराम हो, और जो युद्ध विराम सिर्फ और सिर्फ लेबनीज की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके साथ नहीं, तो वो हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ भी हो, जिसके डिसआर्मेंट, मतलब उसके हथियार रखने की बात हो रही थी, लेकिन उसके लिए भी ये पूरी तरीके से हिजबुल्लाह ने ना कर दिया है। तो कई सारी स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, इनमें से ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ही महीनों में अमेरिका में मिड टर्म्स इलेक्शंस आएंगे, अभी से ही प्राइमरीज, उसकी जो रिपब्लिकन प्राइमरीज है, डेमोक्रेटिक प्राइमरीज है, वो स्टार्ट हो चुकी है। वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ट्रंप इंडोर्समेंट दे दे के अपने चुनिंदा, बहुत प्रिसाइसली चुने हुए कैंडिडेट सामने रख रहे हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ईरान वॉर को अपोज किया था, उनमें से सबसे बड़ा नाम थॉमस मैसी, जो ट्रंप को उन्होंने बहुत टारगेट किया था एप्स्टीन फाइल्स और ईरान वॉर के रिलेटेड भी, वो भी हार चुके हैं। तो एक तरीके से ट्रंप फिर एक बार रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर खुद का जो आधिपत्य, खुद की जो कमांड है उसको मजबूत करना चाहते हैं, और इसी वजह से ईरान वॉर और उसका युद्ध विराम उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये युद्ध खत्म करना या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी की राहत, ये बात नहीं। जैसे सर ने भी बताया, ये अभी नहीं, सेनेट और हाउस की मेजॉरिटी भी एक तरीके से इस युद्ध और इसके युद्ध विराम पर दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, अभय ने बहुत कुछ बता दिया, देवनाथ सर ने भी बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई हैं कि अभी इस तनाव का, यानी अमेरिका और ईरान के बीच जो स्थिति बनी हुई है उसका भविष्य क्या हो सकता है, और ट्रंप अभी क्या सोच रहे हैं, ईरान क्या कुछ कर सकता है, ईरान के जो सहयोगी संगठन माने जाते हैं उनके पास कितनी ताकत बची हुई है। तो हमने सभी मुद्दों पर बात की है। देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आपका, वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने बातचीत में हिस्सा लिया, और अभय आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.